हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे भाई स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और बहुत ही अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं। आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। मैं पूरा आपका कोर्स 100% कोर्स कराऊंगा और आपको 90+ मार्क्स फिजिक्स में जरूर दिलवाऊंगा। अपन लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्लासेस आपके रेगुलर रहेंगे। क्लासेस आपकी क्या रहेंगे, आज से आपकी क्लासेस क्या होंगी, फिजिक्स की क्लासेस रेगुलर रहेंगी। फिर 10th की भी क्लासेस आएंगी, 12th की अभी चल रही है, 10th की भी क्लासेस आएंगी। मैं दोनों क्लासेस को साथ में लेके चलूंगा मेरे भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पहला टॉपिक रहेगा भाई, लेक्चर अपना 1 है और क्लास 12th है। तो पहला टॉपिक हमारा परिचय रहेगा। क्या रहेगा, परिचय हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, आवेश। परिचय किसका देखेंगे, चैप्टर्स का परिचय देखेंगे। यानी बेसिकली हम लोग आज फर्स्ट फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है पूरे फर्स्ट फिजिक्स में, उसकी बात हम लोग आज परिचय में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद मेरे भाई आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद आवेश का मात्रक पढ़ेंगे। फिर वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बहुत ही मन लगा के आपको अपनी कॉपी अपना पेन उठा के मेरे साथ साथ नोट्स आपको क्या करना है, मेरे साथ बनाते चलना है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले टॉपिक, जिसका परिचय है आज का हमारा भाई, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो देखो, बेसिकली मैं आपको बहुत ही ध्यान से सुनना, ये चीज जो आज ये पहली क्लास में बता रहा हूं, जिस दिन ये फर्स्ट फिजिक्स खत्म होगी, यही आपकी लास्ट क्लास भी रहेगी। यही चीज मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ाता रहूंगा। जो चीजें मैं आज बताऊंगा वही लास्ट क्लास में भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि आपका जो आज पढ़ोगे वो लास्ट चैप्टर में भी वही चीज आप पढ़ते मिलोगे मेरे साथ। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम मेरे भाई। हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट फिजिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट फिजिक्स की। हमारे पास दो फिजिक्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिजिक्स में हमारे पास मेरे भाई एक वर्ड है। क्या है हमारे पास, क्या है, एक वर्ड है। क्या है हमारे पास, एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रो का एक पार्ट काट लिया गया। क्या किया गया, इलेक्ट्रो का एक पार्ट काट लिया गया। इलेक्ट्रो का क्या किया गया, एक पार्ट काट लिया गया और उससे बनाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा है, उसका इलेक्ट्रो का एक पार्ट कर दिया गया, उसको बनाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको क्या बनाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है मेरे भाई स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। और जो मैग्नेटिज्म का जो दूसरा पार्ट किया गया है, मैग्नेटिज्म का जो दूसरा पार्ट किया गया है, उससे बनाया गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उससे क्या बनाया गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम धीरे धीरे एक एक चीज पर बात करने वाले हैं मेरे भाई, एक एक चीज पर क्या करने हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले टुकड़े पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहला टुकड़ा हमारा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो से बनाया गया है, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ध्यान से समझते चलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का मतलब है स्थिर विद्युत की। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और विद्युत की का मतलब होता है आवेश। तो इसमें हम बात किसकी करेंगे, रुके हुए आवेश की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो शब्द आया है तो हमें इलेक्ट्रॉन जैसी कुछ आवेश जैसी चीजों के बारे में हमारा मन जो है सोचता है। और स्टैटिक शब्द का मतलब होता है स्थिर, यानी रुका हुआ। तो कौन रुका हुआ, कौन रुका हुआ, कौन रुका हुआ, आवेश रुका रहेगा। कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे हम सब बात करेंगे फर्स्ट फिजिक्स की, चिंता नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पे लिख दिया, चार्ज एज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमारा क्या होता है, रेस्ट रहता है, तब हम इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मेरे भाई मैंने एक और लाइन लिख दी है कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर बोला जा रहा है कि अगर आवेश आपका रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो बताना है आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। ये विद्युत क्षेत्र क्या है, मैं आपको इसी फर्स्ट चैप्टर में ये बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखें आप, कि जहां कहीं पर आवेश है,
कोई स्थिर आवेश है, रुका हुआ आवेश है, वहां पर विद्युत क्षेत्र होता है। या फिर जहां कह सकते हो विद्युत क्षेत्र है, वहां पर कोई आवेश रहता है। ये चीजें आप मान के चलो भाई, ठीक है। हम चैप्टर के दौरान बहुत अच्छे से इसकी बात करने वाले हैं मेरे भाई, बात करने वाले हैं। और आगे हम बढ़े तो भैया ये चीज याद रखना कि स्थिर आवेश विद्युत चुंबकीय सॉरी विद्युत क्षेत्र को क्या करता है मेरे भाई, उत्पन्न करता है। और एनसीईआरटी चैप्टर में क्या, एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी में ये कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें आवेश स्थिर रहेगा। तो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर नंबर 2 है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये दो चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2 में आपका जो चार्ज होगा वो रेस्ट में रहेगा, मतलब किसी पॉइंट पे चार्ज फिक्स होगा, वहां पर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग, ये निकालेंगे, लेकिन कब, जब चार्ज अपना क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसे कहेंगे कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में आवेश आपका स्थिर रहेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने चैप्टर का नाम भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा टुकड़ा किया गया है मेरे भाई, दूसरे टुकड़े में क्या किया गया, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म से बनाया गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बनाया गया है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है, डायनेमिक शब्द आता है जिसका मतलब गति। कौन गति करेगा, विद्युत। विद्युत बोले तो यहाँ पे आवेश को लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, अभी तक आवेश स्थिर था, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, दो चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, हमारा जो आवेश है वो एक समान गति करेगा, एक समान गतिमान आवेश रहेगा। यानी जो हमारा चार्ज है मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि यही आवेश जब आपका चलने लगेगा मेरे भाई, यही आवेश जब आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा, तो हम कहेंगे ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। और एनसीईआरटी जो चैप्टर है अपना कौन कौन सा है, एनसीईआरटी अपना जो चैप्टर है हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। सॉरी, देखो चैप्टर नंबर आपका 3 है। चैप्टर 3 का नाम है विद्युत धारा। अब जब धारा आएगी तो उसमें करंट फ्लो करता है, करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, तो इसका नाम है विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है विद्युत धारा, ठीक है सर, यानी इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 4 इसमें पढ़ते हैं, इसका नाम है गतिमान आवेश, आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व है, ठीक है सर। चैप्टर नंबर आपका 5 है, इसमें है द्रव्य तथा चुंबकत्व है, द्रव्य तथा चुंबकत्व, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर एंड मैकेनिज्म, मैटर एंड मैकेनिज्म। चैप्टर नंबर अब जो हम 5 पढ़ेंगे, सॉरी 6 पढ़ेंगे, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। भाई ये जो पहला टॉपिक मैं करा रहा हूं, यहीं से आपका पूरा बेस तैयार होगा कि एक्चुअल में हम किसके बारे में फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ते हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता। चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7, उसको इंग्लिश में कहेंगे भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
चैप्टर नंबर 7 है आपका प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये 3 से 7 चैप्टर तक आवेश हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। इन चैप्टरों में आवेश हमारा क्या होगा, एक समान रूप से गतिमान रहेगा। तो बोला जाएगा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है मेरे भाई। ओके, तो देखो चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट में 8 चैप्टर हैं, जिसमें से 7 चैप्टर आपको बता दिए गए हैं। 2 चैप्टर में आवेश रुका रहेगा और 3 से 7 चैप्टर तक आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी एक समान वेग से, एक समान गति से क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है भैया, तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। थर्ड जो है, जो इसका तीसरा पार्ट किया गया है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 खुद है। यानी फर्स्ट फिजिक्स में मेरे भाई 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 8 चैप्टर आपको क्या करना है, फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ना है, जिसका खुद का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, आवेश आपका त्वरित गति करेगा। त्वरित गति करने का मतलब है कि आवेश की जो गति है वो बदलती रहेगी। आवेश की जो गति है वो क्या होती है, बदलती रहेगी, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी, है ना, इस तरह से क्या होगी, इसकी गति बदलती रहेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरित आवेश। अत्वरित आवेश रहेगा तो मेरे भाई याद रखना है आपको, त्वरित आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र, यानी इसको परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र तथा साथ ही साथ विकिरण उत्पन्न करता है। अगर त्वरित आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विकिरण यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न करता है। ये बातें आपको याद रखना है। जिस दिन ये लास्ट चैप्टर हम फिजिक्स फर्स्ट को खत्म करते रहेंगे और आपको यही मैं पढ़ाता रहूंगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, 8 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया। पहले 2 चैप्टर में आवेश रेस्ट में रहेगा, फिर चैप्टर 3 से चैप्टर 7 तक आवेश कैसा रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी एक समान वेग से गति करेगा। और 30 यानी चैप्टर नंबर 8 में आवेश आपका त्वरित गति करेगा, यानी इसकी जो गति है वो चेंज होती रहेगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण यानी तरंगों को क्या करता है, उत्पन्न करता है मेरे भाई, उत्पन्न करता है। इसमें हम कई सारी तरंग की बात करेंगे। जैसे मैं तरंगों की मैं बताऊं कि कौन कौन सी तरंग की बात करूंगा, तो ट्रिक से बता सकता हूं, गाड़ी, एक्स, यू, वी, इन, माई, रेंज, रेंज। देखो गाड़ी का मतलब यहां पे हम कौन सी तरंग पढ़ेंगे, गाड़ी का मतलब है गामा रेज यानी गामा किरणें। ध्यान सुनना, गाड़ी का मतलब गामा किरणें। एक्स का मतलब एक्सरे, एक्स किरणें आप जानते हो, एक्सरे आपने करवाया है, एक्सरे आपने करवाया है ना, क्या एक्सरे में रेज नजर आती है, नहीं भाई, हम लोग एक्सरे करवाते हैं, क्या उसमें किरण नजर आती है, नहीं, ठीक है ना। तो किरण नजर नहीं आती, हम लोग एक्सरे करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, जैसे हमारा कोई हाथ है या पैर है, फ्रैक्चर हो गया है, तो हम पता लगाते हैं कि हमारी हड्डी टूट तो नहीं गई है, तो उसको बोले एक्सरे करवाते हैं। उसमें रेज नहीं नजर आती जब आप चेक करवाने जाते हैं, तो एक्सरे हम लोग करवाते हैं जिसमें से रेज यानी किरण दिखती नहीं है। यू का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है। वी का मतलब विजुअल प्रकाश है, और इन का मतलब इंफ्रारेड, विजुअल प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश, है ना। इंफ्रा आई एन का मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। और माई का मतलब होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यानी लघु रेडियो तरंगे बोलते हैं। और रेंज शब्द से जो बना है, आर से बना है, रेडियो तरंगे यानी कि दीर्घ रेडियो तरंगे। इन तरंगों के बारे में हम लोग एक एक तरंग के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। गामा किरण की खोज किसने की, फिर इसका खोज किसने की, इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी तरंगदैर्ध्य क्या है, इसका स्रोत क्या है, उपयोग क्या है, एक एक तरंग के बारे में हम लोग 5-5, 7-7, 8-8 लाइन पढ़ने वाले हैं। ये जिस दिन ये चैप्टर खत्म होता रहेगा, यानी कि ये फिजिक्स फर्स्ट फिजिक्स आपकी खत्म होती रहेगी, उस दिन हम इसको पढ़ते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करेंगी, तो वहां पे हमें वेव्स को वाइब्रेशन हुआ देख के भी मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा मेरे भाई क्या है पूरे फर्स्ट चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन, पूरे फर्स्ट चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन। और आपको ये चैप्टर्स आपको लिख लेने हैं, ये चैप्टर यानी ये चैप्टर्स का मतलब ये है कि आप आपकी नोट्स में ये होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे भाई पता चल गया है कि बेसिकली हम फर्स्ट फिजिक्स में केवल आवेश के बारे में पढ़ना है, केवल चार्ज के बारे में पढ़ना है। कभी चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो कभी मोशन में रहेगा, तो कभी एक्सेलरेटेड रहेगा। तो तीन ही चीजें करते रहेंगे आवेश के बारे में, और फर्स्ट फिजिक्स हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब हम मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, जो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आइए सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का अपना पहला क्लास यानी पहली क्लास में हम लोग अपने पहले चैप्टर पे पहुंच गए। तो देखिए भैया, सबसे पहले क्या है, चैप्टर नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड फील्ड है, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। और कौन पढ़ा रहा है आपको, ब्रजेन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइए कि विद्युत क्या है, फिर हम आवेश पर आएंगे। पहले हमें ये बताइए आप कि विद्युत क्या है, फिर हम क्या करते हैं, आवेश पर आते हैं। ठीक है, तो भैया देखो, जो विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। जैसे मैकेनिक्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, मॉडर्न फिजिक्स होती है ना। तो ये एक क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है मेरे भाई, भौतिकी की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश या इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अंतर्गत हम किसी आवेश या इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत करते हैं। और ये जो विद्युत है ना, ये ऊर्जा का स्रोत है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीवन है इजी लाइफ हो जाता है और कंफर्टेबल लाइफ बनती है। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जीवन इजी हो जाता है और कंफर्ट हो जाता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी ना हो यानी विद्युत ना हो, यानी लाइट ना हो, करंट ना हो, तो क्या हमारा जीवन क्या है, वो बहुत ही दुखद और कठिनाइयों में गुजरता। आज के 20 साल पहले या 25-30 साल पहले सोचो कि जब लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग कितने परेशान थे, केरोसिन लालटेन का यूज करके तब तक लोग काम करते थे। आज क्या है, हर घर में लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे काम इससे क्या हो रहे हैं, जो हमारी लाइफ को क्या कर रहा है, इजी कर रहा है और कंफर्ट बना रहा है। तो हम विद्युत इसी को कहेंगे कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें जिसके अंतर्गत आवेश या इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसकी वजह से हमारा जीवन कंफर्ट और इजी हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, बोलो हाँ। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब तो मैंने अभी पीछे बता दिया, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बारी के लिए फिर से लिख दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रो का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक सॉरी, इलेक्ट्रो का मतलब आवेश और स्टैटिक्स का मतलब क्या है, रुका हुआ। तो रुका हुआ आवेश यानी कि विद्युत की, ये किसकी शाखा है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम, स्थिर आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत की कहते हैं। ये तो हो गया हमारा विद्युत और स्थिर विद्युत की कि दोनों की डेफिनेशन होगी, क्या चीजें क्या है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा ये तो हमारा परिचय हो गया। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश यानी कि आवेश का इतिहास और परिचय। तो आइए सीधे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में, आवेश का बहुत ज्यादा इतिहास है पर आपको बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत कम में आपको इसको समझना है। तो भैया आवेश का हमें क्या करना है, हिस्ट्री पढ़नी है। तो देखो एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, जो क्या थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। एक क्या थे, थेल्स नाम के कोई वैज्ञानिक था, वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था,
एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, ये बात कब की है, लगभग 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व की बात है। उन्होंने क्या किया, अंबर अंबर अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल्स व्हेन इट इज रब सिल्क और वूलन क्लॉथ। अंबर को जो सिल्क या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर उन्होंने देखा, जब अंबर को ऊनी कपड़े से या सिल्क के रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो वो एक दूसरे को क्या करने, आकर्षित करने लगे। उन्होंने ऐसा देखा अपने एक्सपेरिमेंट में। ये लगभग बात कब की है, 600 ईसा पूर्व। अंबर क्या है, और अंत में ही अंबर जाके अपना क्या बना, वो इलेक्ट्रॉन ही था। अंत में जब पता चला तो वो अंबर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। तो अंबर को, अंबर नामक पदार्थ को किसी सिल्क, सिल्क मतलब सिल्क क्लॉथ का मतलब रेशम के कपड़ा या ऊनी के कपड़े से जब रगड़ा गया तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। ये किसने देखा था, थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। और थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने ही विद्युतकी की खोज की। थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने ही क्या है, विद्युत की, यानी विद्युत की बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसकी उन्होंने क्या की, खोज की। और उसके बाद बहुत वर्ष तक इस बात को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। उसके बाद 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट ने, डॉक्टर गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने अंबर नामक पदार्थ को वैद्युतमय का नाम दिया। यानी कि 1600 बहुत वर्षों बाद गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने इस अंबर नामक पदार्थ को, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, उसको वैद्युतमय का नाम दिया। वैद्युतमय का नाम देने का मतलब यह है कि अर्थात ये जिसमें अर्थात जिसमें वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। वैद्युतमय का मतलब है जिसमें अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम लोग कहते हैं वैद्युतमय। यानी कि अंबर क्या है, एक वैद्युतमय पदार्थ है जो अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखता है। क्या ये बात समझ में आई? तो इतनी सी क्या थी, हिस्ट्री थी, बहुत ही स्मॉल हिस्ट्री। अब उसके बाद आवेश क्या है, जरा सही समझते हैं। ये सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा क्या है, आवेश। आवेश क्या है भैया, देखो जैसे आप मास को डिफाइन करते हैं वैसे आवेश को, आवेश के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये खुद का इसका गुण है। जैसे मास के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि मास एक अंतर्निहित गुण होता है किसी वस्तु का, वैसे आवेश भी किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या इनका अनुभव किया जाता है। देखो मैं बेसिक्स में यही बताया ना, अभी इंट्रोडक्शन क्लास में यही बता रहा था कि आवेश रेस्ट में है। अगर आवेश रुका हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहा है। तो कुल मिला के अगर आपने पहले देखा अभी इससे, तो आवेश दो ही क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। यानी इसका या तो ये अनुभव करता है या तो इसको क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये एक आवेश एक प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर एक ऐसा गुण विद्यमान है, जिस प्रकार द्रव्यमान किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है, ठीक उसी प्रकार आवेश भी किसी पदार्थ का अंतर्निहित क्या है, गुण है। तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव तथा इसका अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश कहते हैं। आवेश को हम कैपिटल क्यू से, जनरली कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज में मैंने कई सारी यूनिट लिखी है, हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रहनी चाहिए, पर आपके मित्र वगैरह और लोग जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सब लोग क्या है, अरे यार पूछने लगते हैं, तो आपको हर एक यूनिट आपको बताई जाएगी। देखो आवेश का जो सीजीएस सिस्टम में, अब सीजीएस सिस्टम तो आपको पता ही है, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो मेरे भाई स्ट्रैट कूलम होता है। क्या होता है? स्ट्रैट कूलम। उसके बाद एमकेएस सिस्टम में आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। इस फार्मूले के जरिए से आपको निकाला गया है Q बराबर आई टी। आई क्या है? एम्पियर, टी क्या है? सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड बन गया, ठीक है। एसआई सिस्टम होता है, यानी एमकेएस में ही आती है, तो एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक है कूलम, जिसको कूलम बोलते हैं, कूलम।
ठीक है, कूलाम की स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ये याद रखना, COULOMB है कूलाम। तो ये क्या है आपका, ये फेमस मात्रक है, यही मात्रक हम लोग बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। और फिर पूछ लिया जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आवेश का मेरे भाई सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और फिर पूछ लिया जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, तो आप ये बताइए सर कि एक फैराडे बराबर कितना होगा, तो मेरे भाई आपको एक फैराडे बराबर बता देना है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। फिर कोई तुमसे पूछे कि एक कूलम बराबर क्या होता है, तो आपको अपना जवाब देना है कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻৯ स्ट्रेट कूलम। इसको बोलते हैं ESU यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। और फिर एक कूलम आवेश को और पूछा जाए तो 1/10 एब कूलम होता है, ये EMU यूनिट है। मतलब जब हम चुंबकत्व में आवेश के सबसे छोटी यूनिट पढ़ते हैं तो EMU कहते हैं, और जब वैद्युत में हम आवेश की सबसे छोटी यूनिट पढ़ते हैं उसको स्टैट कूलम। और फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इनके काइट की एक कहानी है, उससे आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन भी बताया जाता। क्या इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्लियर है, सारी एक एक चीज आपका नोट्स मेरे भाई आप अच्छे से बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। नोट्स आप फटाफट अच्छे से बना लेंगे, मैं आपको टिक करते चलता हूं, तो नोट्स आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेरे भाई। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, दो टॉपिक हो गया, अगला जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब टाइप्स ऑफ चार्ज में चार दो ही प्रकार का होता है, ये फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने ही बताया था, है ना। टाइप क्या है, दो प्रकार का होता है, कौन चार्ज, पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल बॉडी होती है जिस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम मात्रा में, उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई हम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव है मतलब चार्ज अप है, पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई जब कोई पदार्थ, ध्यान सुनना, जब कोई पदार्थ या परमाणु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यानी डोनेट करता है, कोई भी एटम है या कोई पदार्थ है अपने कुछ इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट करता है यानी दे देता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता था, तो मेरे भाई उस पर आपका धनावेश हो जाता है, उस पर क्या होता है, धनावेश हो जाता है। हम एग्जाम्पल के जरिए से भी समझने वाले हैं। अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी। अगर किसी पर धनावेश है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी है, और कमी है जिसको हम लोग बोलते हैं दाता इलेक्ट्रॉन। दाता इलेक्ट्रॉन कहो या पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक ही बात है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है 281 होता है, 281 होता है। अब ये बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना त्याग देता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। जब ये मेरे भाई ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आप समझ पा रहे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 8। लेकिन भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्रोटॉन आपका अभी भी 281 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या बात कर रहे हैं आप, भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है, लेकिन जब कोई एटम जैसे सोडियम है उसने अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है, तो केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ट्रांसफर जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन नहीं। अब आप सोच रहे हो सर प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होता है, तो मेरे भाई दो कारण। एक, प्रोटॉन तो पहली बात तो पॉजिटिव होता है, और ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से बंधा हुआ था, नाभिकीय बल से, नाभिक के अंदर होता है, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से बंधा होता है, इसलिए वो रनिंग नहीं करता, ट्रांसफर नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसका जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना ज्यादा होता है, यानी भारी भी होता है, तो भारी वस्तुओं को वैसे भी रनिंग कराने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कह सकता हूं कि आप ये कहोगे कि जब भी हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है
तो आप ये समझना कि केवल इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो 8 हो गया लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 बनी हुई है। अब यहाँ पे ये बता रहा है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पे भाई मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसका मतलब है कि सोडियम प्लस पे द्रव्यमान की भी कमी होगी। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है मेरे भाई, अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोले तो 3.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसका मतलब द्रव्यमान की भी कमी हो रही इसमें, तो द्रव्यमान की भी कमी हो जाती है, द्रव्यमान की कमी। तो जब कोई, अब आप ये समझो, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है, उसके द्रव्यमान की भी कमी होती है, और उस पर चार्ज कौन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है मेरे भाई। और देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज की जो मीनिंग्स होती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरा भी एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। इससे उससे पहले हम लोग नेगेटिव चार्ज पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा भी एग्जांपल देते हैं। नेगेटिव चार्ज में क्या है, नेगेटिव चार्ज में क्या, जब कोई परमाणु, इसमें क्या है कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब ये परमाणु पहले में क्या था, इलेक्ट्रॉन दे त्याग कर रहा था, अब ये क्या करता है, दूसरे से ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, है ना। तो उस पर ऋण आवेश हो जाता है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसे हम ग्राही इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझे मेरे भाई, अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या, 287 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे बराबर है, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे इसने ये, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। क्या करेगा, यहाँ पर ये भाई एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिसीव करेगा तो इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गेन कर लिया। जब गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। तो इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गया, लेकिन मेरे भाई प्रोटॉन अभी भी आपका 7 ही रहेगा, कारण मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन तो आपका अभी भी वही रहेगा, मैंने आपको बता दिया है कि नहीं। अगर आपको ये विजुलाइज नहीं हो रहा है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऋण आवेश आ गया, यानी ऋणात्मक आवेश आ गया। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर, इस पर क्या हो जाती है, ऋण आवेश आ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई मेरे भाई, अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, द्रव्यमान भी क्या है, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान की अधिकता हो गई। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में नोट्स बना के आपको लिखते चलना है। ये दो एग्जांपल दिया गया, ठीक है। क्या आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समझ में आया, फिर से समझें। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पॉजिटिव चार्ज है किसी पे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसका मतलब द्रव्यमान की कमी हो रही है, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या है, गेन किया है, और उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, यानी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, और द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिर्फ इतनी सी मीनिंग आपको पता करना है। और मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, आइए देखिए। हमारे पास क्या एक जो है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ये क्या है, हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है। ये, और ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा है
सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ यानी रेशम का कपड़ा बोलते हैं इसको, सिल्क क्लॉथ है। अब क्या हुआ, आप ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, आपने ये चीज देखा है कि और भी एग्जांपल है। आपने ये भी चीज क्या होगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को लिया होगा, यूं बाल में अपने पेन को सट 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 रगड़ा होगा, रगड़ने के बाद यूं लंबी सी चैन बनाई होगी, तो उसमें क्या अट्रैक्शन आता है ना। तो जो वैद्युतमय का नाम दिया गया था, अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है किसमें, अंबर नामक पदार्थ में, ये बताया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ग्लास राड को क्या करते हैं, सिल्क के क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं, रब यानी रगड़ते हैं। जब हम ग्लास राड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो ग्लास राड पर क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, हाँ सही, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ग्लास राड अपनी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और जो आपका सिल्क होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्लास राड को सिल्क के कपड़े यानी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो ग्लास पर धनात्मक आवेश आ जाता है और कपड़े पर ऋणात्मक आवेश हो जाता है। ऋणात्मक आवेश का मतलब है कि कपड़े पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए और रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, यानी रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, कपड़े पे चले गए, यानी रेशम के कपड़े पे। तो ये चीजें भी आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। एक चीज और बताओ, जब दोनों को रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन क्यों गया, तो भाई एक ही कारण है कि जब दो वस्तुओं को आप रगड़ते हैं तो रगड़ने पे हीट जनरेट होती है, हीट उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। और क्यों जाते हैं, किस वस्तु से किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, विद्युत ऋणात्मकता, कि भाई ग्लास रॉड से सिल्क में जाना है कि सिल्क से ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन आना है, ये बताता है विद्युत ऋणात्मकता ही ये कंफर्म करता है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो वहां मैं चीजों को इसको और क्लेरिफाई करूंगा। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ चार्ज पता चल गया, आवेश की यूनिट पता चल गई, आवेश क्या है को बहुत ही अच्छे से मेरे भाई समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स प्रोवाइड होंगी आपको। हिंदी में भी पढ़ाना है मुझे, इंग्लिश में भी पढ़ाना है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी पढ़ाना है। एक्चुअली में मैं जो टीचर हूँ, मैंने दोनों चीजें को पढ़ाई किया, दोनों बोर्ड्स में पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो आइए से समझते, सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा आपका इस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या एमपी बोर्ड से बहुत थोड़ा सा ऊपर है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत घुमा फिरा के, लगभग जो सिलेबस है लगभग सेम होता है पर उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये मेरी जो चल रही यूपी बोर्ड के लिए चल रही है क्लास, आगे बढ़ते हैं भैया। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैंने अभी बोला था कि आवेश का सबसे छोटा यूनिट है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया था क्या, कि अगर लाइक चार्जेस है, कौन सा चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब उन्होंने कहा कि अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी दूर भगाते हैं, और असमान आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अपन लोग समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, हमारे ये एक चिंटू लाल है, ये भी क्या है, ये मिंटू लाल है, ठीक है। चिंटू लाल मिंटू लाल दोनों लोग खड़े हैं, दोनों पॉजिटिव, दोनों लड़के हैं, ये कहते हैं दोनों लड़के हैं, तो यानी दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, दोनों पे जो चार्ज है वो भाई लड़का लड़का भी चार्ज तो सेम ही होगा, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स है ना वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो समान आवेश एक दूसरे को उन्होंने बोला प्रतिकर्षित करते हैं। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब यहाँ पर है कि मेरे भाई प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है।
प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इस बार मैंने क्या है चेंज किया, एक लड़का है एक लड़की है, और एक लड़का और एक लड़की में हमेशा अट्रैक्शन होता है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं ज्यादातर। तो अट्रैक्शन यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अगर लड़की को मैंने पॉजिटिव बोला है तो लड़की नेगेटिव है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है भैया? प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, रिपल एक दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी रास्ते पे जा रहे हैं, देख रहे हो आप चित्र के माध्यम से। और यहाँ पे क्या है, एक लड़का है पॉजिटिव लड़की है नेगेटिव, या लड़की नेगेटिव पॉजिटिव कहते लड़का नेगेटिव, तो दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें होती है, दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से भैया, एक दूसरे से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये है सर, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आकर्षण कार्य करेगा, आकर्षण हो, यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिख सकते हो। तो बस इतनी सी बात याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है यानी समान चार्ज है दो बॉडी पे तो रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। आज समान चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ये बातें आप अच्छे से समझते हैं, क्लास 10th में ये चीजें आपने सुन रखा है। तो इतनी सी बात है मेरे भाई। क्या कोई बात क्लियर है? क्या सारी बातें क्लियर है? अगर क्लियर होती रहे तो कमेंट में, क्लास खत्म होने के बाद सब लोग कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। इस कमेंट से आपका मोटिवेशन बनेगा और उससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी चीजें क्या करूंगा, कराऊंगा। तो नोट्स तो मेरे भाई आपको बनाना पड़ेगा, सारी चीजें मैंने लिखी है नोट्स के लेवल पे, तो आप नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो प्लीज कमेंट करिए और मैं अगले आगे चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है, आज का लास्ट टॉपिक है, आज का मेरे भाई क्या लास्ट टॉपिक है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया? मैंने बोला था ना कि लास्ट टॉपिक है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को क्या करें, वैज्ञानिकों ने किया। अब कैसे किया देखो, चीजें बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। वैज्ञानिकों ने क्या दिया देखो, वैज्ञानिकों ने देखा क्या, एक रॉड जो है लटका दी गई है। ये मेरे भाई क्या है, इन्होंने बोला ये रेशम का धागा है। चलिए एक एक चीजें बताते चलते हैं। रेशम का धागा, ठीक है। रेशम के धागे से उन्होंने क्या किया, एक रॉड लटका दी। अब वो रॉड में क्या कौन है मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, दो रॉड, या फिर यहाँ पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा। ये तीन एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी वस्तु एक किसको आकर्षित करेगी, किसको प्रतिकर्षित करेगी। तो भैया उन्होंने पहले कहा ये ग्लास रॉड है, इस रॉड पर उन्होंने बोल दिया कि भैया, उन्होंने पहले अपने से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, उन्होंने कहा मान लिया कि इस पर चार्ज है, प्लस चार्ज, जस्ट कन्वेंशन, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी उन्होंने क्या कर लिया, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है सर। अब जैसे ही ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो दोनों रॉड को पास लाया गया, तो उन्होंने देखा रिपेल हो रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या है, रिपेल हो रहे हैं, पास लाने पे रिपेल हो रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये इधर भाग रही थी और ये इधर भाग रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। बोलेगा क्यों हो रहा है, क्योंकि समान आवेश, इसलिए क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है, अभी अभी बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और फिर उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दोनों पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, दोनों पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, फिर वही रेशम के कपड़े से रगड़ा किया, जब दोनों को पास लाए फिर से ये क्या हो गया, प्रतिकर्षित करने लगा, यानी दूर दूर भागने, ये इधर भागने लगा और ये इधर भागने लगा। फिर से क्या हुआ मेरे भाई, प्रतिकर्षण हुआ। फिर से क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तब उन्होंने बताया, ये एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने बताया कि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, असमान आवेश है तो आकर्षण होगा। उसके बाद तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चीजों को बदल दिया। अब इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कांच है अपना, है, इसको मैंने कांच का नाम दे दिया, यहां भी कांच ही था। अब दूसरे पे नेगेटिव चार्ज ले लिया इन्होंने, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, जिसको हम कह सकते हैं भाई रेशम का कपड़ा कह सकते हो, है ना।
या फिर आप एबोनाइट की छड़ कह सकते हो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो ये रेशम कपड़ा तो मान लो, ठीक है, ये एबोनाइट की छड़ कह देते हैं। एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ है। ठीक, एक काला प्रकार का पत्थर होता है, चिंता नहीं करना। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या, एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव, जब इन दोनों को रब किया ना, तो रब करने के बाद उन्होंने जब उसको दोनों को पास ले गए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। तो यहां पर उन्हें कहा कि आकर्षण लग रहा है, यानी आकर्षण बल क्या हो रहा है, लग रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो फिर इस पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रकर्षित करेगा, असमान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन सर ये बताइए, हम कैसे पता चलेंगे, हम मान लो दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं, दो वस्तुओं को क्या है, रगड़ रहे हैं, किस पर पॉजिटिव आएगा किस पर नेगेटिव। जैसे मैं एग्जांपल के दृष्टि से बताऊं, अगर मैं आपको और एग्जांपल की दृष्टि से बताऊं, इसको तो मैं यहां कर दूं, प्रतिकर्षण हो रहा था, ठीक है, और इसको भी मैं यहां थोड़ा सा कर रहा हूं, ताकि चीजें मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। देखिए, देखिए, एक मिनट, थोड़ा टाइम दीजिए। ये यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल मुझे बताना है। ये अपनी एबोनाइट की छड़ है, थोड़ा सा जगह बना दो। ये एबोनाइट की छड़, एबोनाइट है, ये एबोनाइट है, कैसे सब लिख दो तब भी एक, ठीक है, एबोनाइट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना एबोनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आकर्षण, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आकर्षण हुआ। तो देखो क्या हुआ, उन्होंने देखा, सुनिए, अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ। क्या है, उन्होंने क्या किया, कांच, कांच की छड़ को रेशम, यानी सिल्क, अभी बताया था, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, कि जो कांच की छड़ है, क्या है, कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है, रेशम का कपड़ा, कपड़ा कमरा नहीं, कपड़ा नेगेटिव हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर हम कहें कांच नेगेटिव हो जाए तो, इस चीज को भी मैं बताऊंगा, क्लियरिफाई करूंगा, इसीलिए मैंने देखो बॉक्स एक बना है बगल में, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, जैसे ऊपर एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, रेशम का धागा है, दोनों कांच की छड़ है, रगड़ा, तो वहां पे क्या हुआ, दोनों कांच की छड़ है, इसलिए क्या हो, रिपल्सिव हो गया, यानी रिपल्सन हो गया, और दोनों नेगेटिव है तो वहां भी रिपल्सन हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आई, पॉजिटिव ने अलग अलग वस्तु आई तो अट्रैक्शन हो गया। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो भाई रेशम के कपड़े से रगड़ो, या फिर आप कह सकते हो कि कांच की छड़ को हम एबोनाइट से भी रगड़ते, तो एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे पता चलेगा कि किस पर पॉजिटिव आएगा किस पर नेगेटिव आएगा, हम बात करने वाले हैं, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये भी कह सकते हो कि एबोनाइट या प्लास्टिक, एबोनाइट या प्लास्टिक को ऊन या फर, फर मतलब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि प्लास्टिक एबोनाइट की क्षण नेगेटिव हो गई, और ऊन या फर जो है धनावेशित हो गया। ये कैसे देखे सर, कैसे पता कर रहे हैं आप, कि जब उन्होंने एबोनाइट को ऊन या फर, फर मतलब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की क्षण नेगेटिव हो जाती है, और जो फर है या ऊन है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये कैसे पता चलता है, तो देखिए ध्यान से देखो मेरे भाई, एक यहाँ पे मैंने क्रम बनाया है, फर, फेनल, मोम, है ना, ये सब चीज, कांच, ऊन, कागज, रेशम का कपड़ा, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, रेजिन, अंबर, एबोनाइट। ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ध्यान सुनो, ये चीज बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ आपको। इन इतने चीजों से आप पता कर सकते हैं कि कौन से निकट, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे,
तो वस्तुएं क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। मतलब ये कि अगर जैसे हमारे पास फर है और फेनल है, इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो फर जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव, नीचे जैसे जैसे आएंगे वो निगेटिव हो जाएगी, वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल जो मैंने दिया है, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा, तो कांच की छड़ क्या है, ये है, ऊपर है, और रेशम का कपड़ा ये है। तो देखो ऊपर पॉजिटिव, जो नीचे आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस डिमोन्स्ट्रेशन से भी बता सकते हो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, इस ये क्रम ध्यान देना है, क्रम याद तो रहेगा नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी इस क्रम से बताया जा सकता है कि इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। जैसे कांच की छड़ और रेशम की कपड़ा का रगड़ा गया, तो मैं बोल रहा हूँ कांच की छड़ ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और रेशम का कपड़ा नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इस क्रम में वो नेगेटिव रहेंगी। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि एबोनाइट की छड़ को ऊन या फर से रगड़ो। एबोनाइट की देखो, जैसे एग्जांपल मैं दूसरा यहाँ पे दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल अपना ये था, एबोनाइट, एबोनाइट को ऊन या फर से, ऊन या फर से रगड़ने पर, रगड़ने पर पर क्या देखा उन्होंने कि जो एबोनाइट है ना, एबोनाइट काला पदार्थ है, क्या होगा, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। और जो जो ऊन है, ऊन या फर कैसा हो गया, पॉजिटिव। कैसे पता चला सर, मैं कह रहा हूं वो जो हमने ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखो, ऊन या फर सबसे फर ऊपर है, ऊन भी आपका क्या है, ऊपर है, सबसे नीचे कौन है, एबोनाइट। तो जो इस क्रम में जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव होगा, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो वस्तु, दोनों में से कोई दो वस्तु रख, कोई इस क्रम में कोई भी दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव हो जाती। इसके द्वारा भी आप मेरे भाई बता सकते हो कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो कौन सा पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। जैसे मैं पूछूं आपसे कि भैया रबर को अंबर से रगड़ा जाए, रबर को अंबर से रगड़ा जाए तो क्या होगा, तो रबर पॉजिटिव हो जाएगा, अंबर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर पदार्थ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आई होप कि मेरे भाई ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई है। क्या सारी चीजें क्लियर है मेरे भाई? लास्ट का हमारा टॉपिक यही था, एक्सपेरिमेंट करना था, और हमने क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर लिया। आई होप कि सब टॉपिक आपको क्लियर है। अब आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं शुरुआत से आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं, चलेंगे, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बढ़िया से लिखिएगा, आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी दो सब में लिख लीजिएगा। और आगे बहुत सारी चीजें मैंने बताई है तो उसको भी आप लिख सकते हो, कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने बताई, एक्सप्लेन किया, तो अगर आपको लगता है कि मुझे चीजें लिखने नहीं चाहिए तो वो लिख लिया करो, ठीक है। सेकंड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए विथ एग्जांपल, भाई आपको लिखना पड़ेगा सारी चीजें। मैं अगर कोई चीजें भूल रहे हो, कोई कमेंट कर रहे हो, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, सर ये डाउट है, मैं तुरंत क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल है ये, और ये भी एग्जांपल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा अपना एक्सपेरिमेंट जो वैज्ञानिक ने किया था, और कौन सी चीजें पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव वो बताया, ठीक है। तो मेरे भाई आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कि सर पहली क्लास आपकी बहुत अच्छी कैसी लगी। अब क्लास में जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि सर क्लास कैसी रही। भाई आज के लिए मैं इतना करता हूँ, बाकी नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, और आवेश के गुण लेके आऊंगा, ठीक है। तो और भी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट टॉपिक में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें चार्ज को हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। थर्ड जो लेक्चर आएगा वहां पर कूलाम लॉ चलेंगे। पूरी नोट्स आप बना लीजिए मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे आपको।
हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।